अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो अंत तक जरूर देखें, फायदा अवश्य चलिए शुरू मिलेगा। करते हैं। तो चलिए पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं। इस क्षेत्र का नाम बिहार, ये कैसे पड़ा? ये हमेशा से एक जिज्ञासा का विषय रहा है। देखिए, स्रोतों के अनुसार इसकी जड़ें हमें 12वीं सदी में मिलती हैं। 12वीं सदी में? जी, उस समय ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ बौद्ध मठों यानी विहारों की आप कह सकते हैं भरमार थी। अच्छा। बौद्ध भिक्षुओं के रहने और प्रार्थना करने की इन जगहों को विहार कहा जाता था और इसी विहार शब्द से समय के साथ इस पूरे प्रदेश का नाम बिहार पड़ गया है। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे एक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पूरे राज्य के नाम का आधार बन गई। तो ये तो हुई नाम की बात। अब जरा इसके भूगोल को समझते हैं। भारत के नक्शे पर बिहार कहाँ स्थित है और इसके निर्देशांक क्या हैं? बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित एक भू-आबद्ध राज्य है। भू-आबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड? जी, यानी इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती। अगर हम इसके तकनीकी निर्देशांकों की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। ठीक है। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। ये तो हुए सटीक आंकड़े। पर एक आम इंसान के लिए या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन नंबर्स का मतलब क्या है? क्या ये निर्देशांक बिहार की जलवायु या भौगोलिक स्थिति में कुछ खास बताते हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। ये निर्देशांक हमें बताते हैं कि बिहार पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में है और कर्क रेखा इसके ठीक दक्षिण से गुजरती है। अच्छा। और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन है, मानसून का गहरा प्रभाव रहता है और यहाँ की जलवायु कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन यही स्थिति से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाती है और इन्हीं निर्देशांकों के कारण राज्य की आकृति मतलब मोटे तौर पर आयताकार बनती है। तो भूगोल ने जमीन तैयार की। अब देखते हैं कि इस जमीन पर आधुनिक बिहार राज्य की स्थापना का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा? नहीं, ये क्रमिक प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत हुई 12 दिसंबर 1911 को। 1911? जी, जब दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल से अलग एक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उस समय उड़ीसा भी शामिल था, को एक अलग प्रांत के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी की गई। और यही 22 मार्च की तारीख आज भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके ठीक बाद 1 अप्रैल 1912 को यह प्रांत विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को 2 अलग-अलग राज्य बना दिया गया और फिर आजादी के कई दशकों बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जब झारखंड बना। जी, जब इसके दक्षिणी हिस्से के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड नाम का नया राज्य बनाया गया। तो ये थे राज्य के बनने और बंटने के अहम पड़ाव। अब कुछ ऐसे सीधे तथ्यों पर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल और जनसंख्या। जरूर। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163? जी, ये आंकड़ा भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इस हिसाब से बिहार क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर, लेकिन जब हम आबादी की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल सही। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी 10,40,99,452। 10 करोड़ से भी ज्यादा? हाँ, और ये भारत की कुल आबादी का 8.60% है। और इस विशाल जनसंख्या के साथ बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर, लेकिन आबादी में तीसरे पर। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जमीन उतनी नहीं है पर लोग बहुत ज्यादा हैं। इस उच्च जनसंख्या घनत्व का राज्य पर क्या असर पड़ता है? यही बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं में से एक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 1,106 लोग रहते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। 3 गुना? जी, इसका सीधा असर भूमि, जल, रोजगार के अवसर, शहरीकरण
और सरकारी योजनाओं के वितरण पर पड़ता है। ये एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ी ताकत भी, अगर मानव संसाधन का सही उपयोग किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अब राज्य के भौतिक आयामों की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम? और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ज्यादा है, ये है 483 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 173 फीट यानी 53 मीटर है। और वर्षा? यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। तो ये थी राज्य के भौतिक आयाम जो इसकी जमीन और जलवायु को परिभाषित करते हैं। लेकिन इस जमीन पर रहने वाले 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का शासन कैसे चलता है? इसके लिए हमें बिहार के प्रशासनिक ढांचे को समझना होगा। सही कहा। किसी भी बड़े राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। बिहार में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है प्रमंडल यानी डिवीजन, जिनकी संख्या 9 है। 9 प्रमंडल? जी, और हर प्रमंडल के अंदर कई जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें सबसे नया यानी 38वां जिला अरवल है। जिलों के नीचे भी तो इकाइयां होती होंगी। हाँ, जिलों को अनुमंडल यानी सब डिवीजन में बांटा गया है, जिनकी संख्या 101 है। फिर आते हैं 534 प्रखंड सह अंचल। अच्छा। और सबसे जमीनी स्तर पर 8067 पंचायतें हैं, जो ग्रामीण शासन की रीढ़ हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था है, जिसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतें हैं। दिलचस्प बात है कि नगर निगमों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे हाल ही में 19वां नगर निगम सहरसा को बनाया गया। जी, ये दिखाता है कि राज्य में प्रशासनिक जरूरतें बढ़ रही हैं और छोटे शहरों का शहरीकरण तेजी से हो रहा है। यहाँ एक और बारीक जानकारी है जो ध्यान देने योग्य है। प्रशासनिक तौर पर तो 38 जिले हैं। हाँ, लेकिन पुलिस व्यवस्था के नजरिए से 40 पुलिस जिले हैं। बगहा और नवगछिया, जो प्रशासनिक जिले नहीं हैं, उन्हें कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस जिला बनाया गया है। ओहो, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब प्रशासन से आगे बढ़कर विधायिका की बात करते हैं। बिहार में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है? बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, बाइकैमरल। द्विसदनीय? आसान शब्दों में कहें तो 2 सदन। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। और सीटें कितनी हैं? विधानसभा में 243 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? लोकसभा के लिए बिहार से 40 सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 16 सांसद। और इन सीटों में समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी बिल्कुल। आरक्षण के आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, वही बताइए। राज्य की विधानसभा की 243 सीटों में से कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 38? और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए जो 2 सीटें हैं वे हैं कटोरिया एवं मनिहारी। विधानसभा में एसटी के लिए सिर्फ 2 सीटें आरक्षित हैं, कटोरिया और मनिहारी। ये संख्या काफी कम लगती है। क्या इसका कारण यह है कि बिहार की जनजातीय आबादी कुछ खास इलाकों में ही केंद्रित है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब साल 2000 में बिहार का विभाजन हुआ तो अधिकांश जनजातीय बहुल क्षेत्र झारखंड में चले गए। अच्छा, ये वजह है। जी, इसलिए आज के बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या का केवल 1.3% है, जो मुख्य रूप से कटिहार, पूर्णिया और बांका जैसे सीमावर्ती जिलों में केंद्रित हैं। विधानसभा की सीटें इसी जनसांख्यिकीय अनुपात को दर्शाती हैं। और लोकसभा की 40 सीटों में आरक्षण की क्या स्थिति है? लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। ये सीटें हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। यह पूरी तस्वीर को साफ करता है। अब किसी भी राज्य को पूरी तरह समझने के लिए उसकी सीमाओं को जानना जरूरी है। बिहार के पड़ोसी कौन कौन है? बिहार की चौहद्दी बहुत दिलचस्प है। इसके उत्तर में कोई भारतीय राज्य नहीं बल्कि नेपाल देश है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी, ये एक 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये पूरा तराई का इलाका है।
उत्तर में नेपाल हो गया। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन है? दक्षिण में झारखंड है, जो कभी बिहार का ही हिस्सा था। झारखंड से 8 जिलों की सीमा लगती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और पूर्व में? पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जिससे 3 जिले सीमा बनाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिससे 8 जिले जुड़े हैं। कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। यहाँ ये ध्यान देना रोचक है कि कटिहार जिला पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। इसी तरह रोहतास पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड दोनों को छूता है। निश्चित रूप से ये सीमावर्ती जिले अक्सर मिलीजुली संस्कृति वाले होते हैं। ये सीमाएं सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई आदान प्रदान का माध्यम भी होती हैं। अच्छा, हर राज्य की एक पहचान होती है, अपने प्रतीक होते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि बिहार ने किन प्रतीकों को अपनी पहचान के रूप में चुना है। क्या इनमें भी कोई कहानी छिपी है? जरूर छिपी है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष जी, जो ज्ञान का प्रतीक है और गया में स्थित उसी वृक्ष को दर्शाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये राज्य की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को सलाम करता है। और भाषा और प्रकृति से जुड़े प्रतीक कौन से हैं? प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया है। राजकीय वृक्ष पीपल है, जो बोधि वृक्ष का ही एक रूप है। राजकीय पुष्प गेंदा है, जो हर जगह आसानी से मिल जाता है। और राजकीय मछली देसी मांगुर है। मैंने सुना है कि राजकीय पशु और पक्षी हाल के वर्षों में बदले गए हैं। जी, 2013 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पहले राजकीय पशु रीछ यानी भालू था, जिसे बदलकर बैल कर दिया गया। बैल? हाँ, बैल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और मेहनत का प्रतीक है। इसी तरह पहले राजकीय पक्षी फाख्ता था, जिसे बदलकर गौरैया कर दिया गया। गौरैया? जी, ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह शहरीकरण के कारण गायब हो रही गौरैया को बचाने और आम जनजीवन से जुड़े प्रतीकों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा वैचारिक कदम था। ये वाकई एक गहरा संदेश देता है। अब बिहार के राजकीय गीतों की बात करते हैं। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार सत्यनारायण हैं और संगीतकार हैं मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। अच्छा, इसे 2012 में अपनाया गया था। इसके अलावा राज्य का एक प्रार्थना गीत भी है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। तो ये थी प्रतीकों की कहानी। अब अंत में उस प्रशासनिक ढांचे पर वापस लौटते हैं जिसकी हमने बात की थी। 9 प्रमंडल, इनमें 38 जिले बटे हुए हैं। अब हम हर एक जिले का नाम तो नहीं लेंगे, वो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। लेकिन क्या इन प्रमंडलों में कोई खास पैटर्न है? इन्हें समझने का कोई आसान तरीका? हाँ, इन्हें भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में देखना ज्यादा उपयोगी है। हम एक संक्षिप्त अवलोकन कर सकते हैं। हाँ, वो बेहतर होगा। जैसे उत्तर पश्चिम में है सारण प्रमंडल, जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज हैं। और तिरहुत प्रमंडल, जिसमें पश्चिम चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर और वैशाली तक 6 जिले हैं। अच्छा, ये घनी आबादी वाले और कृषि आधारित क्षेत्र हैं। फिर उत्तर पूर्व में दरभंगा प्रमंडल, मतलब मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोशी प्रमंडल, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा हैं। और पूर्णिया प्रमंडल, यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये तो कोसी बेल्ट वाले इलाके हो गए। जी, ये एक क्षेत्र अपनी मिथिला संस्कृति, मखाना उत्पादन और कोसी नदी की बाढ़ की चुनौतियों के लिए जाने जाते हैं। ये तो हुए गंगा के उत्तर के प्रमंडल। दक्षिण में क्या स्थिति है? गंगा के दक्षिण में केंद्र में है पटना प्रमंडल, जिसमें राजधानी पटना के साथ साथ नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जैसे 6 ऐतिहासिक जिले हैं। ये तो प्रशासनिक केंद्र हो गया। बिल्कुल। और इसके दक्षिण में है मगध प्रमंडल, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल शामिल हैं। इसका नाम प्राचीन मगध साम्राज्य पर है। और दक्षिण पूर्व में है मुंगेर प्रमंडल, जिसमें 6 जिले हैं। और सबसे छोटा भागलपुर प्रमंडल, जिसमें सिर्फ भागलपुर और बांका हैं, जो अपने सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। जी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विरासत के लिए भी। इस तरह से देखने पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो ये थी बिहार के सामान्य परिचय से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमने नामकरण के पीछे की कहानी से लेकर राज्य के भूगोल,
इतिहास, जनसंख्या, प्रशासन और प्रतीकों तक हर पहलू को छूने की कोशिश की। इन तथ्यों को याद रखना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि शासन के लिए बनाई गई ये जो प्रशासनिक सीमाएं हैं, ये राज्य की प्राकृतिक भौगोलिक विशेषताओं जैसे नदियों, मैदानों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये प्रमंडल और जिले मिथिला, मगध, भोजपुर जैसे सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुरूप है, या कभी-कभी ये विकास और प्रबंधन में नई चुनौतियां पैदा करती हैं? इस पर विचार करना विषय की समझ को और गहरा। बिहार को संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। 3 भागों में? लेकिन एक आंकड़ा सबसे पहले ध्यान खींचता है कि राज्य का लगभग 96% हिस्सा मैदानी है। जी, 96%। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति, सब कुछ इसी विशाल मैदान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की कहानी असल में उसके मैदानों की ही कहानी है। इन मैदानों का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों मतलब अवसादों से हुआ है। हजारों सालों में? जी हाँ, हजारों सालों में। लेकिन इस विशाल मैदान के अलावा 2 और हिस्से हैं जो बिहार के भूगोल को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो मैदानी नहीं है। शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम से। राज्य के बिल्कुल उत्तर पश्चिम कोने में हमें पर्वतीय या तराई क्षेत्र मिलता है। ये पश्चिम चंपारण जिले में है ना? हाँ, मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में। और ये असल में हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से हिस्से को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 3 उपवर्ग? वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सोमेश्वर श्रेणी। ये त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार के बीच एक तरह से सीमा बनाती है। और इसकी ऊंचाई है 874 मीटर। 874 मीटर, और यही बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। अच्छा, और दूसरा उपवर्ग? वो है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 यानी 240 मीटर है। और इन दोनों के बीच में जो घाटी है उसे दून घाटी कहते हैं। ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। इसे हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। समझ गया। तो ये तो हुई पहाड़ों की बात। अब वापस आते हैं उस 96% हिस्से पर, यानी बिहार के विशाल मैदान पर। हाँ, इस विशाल मैदानी क्षेत्र को भी गंगा नदी ठीक बीच से 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। जी, पहले बात करते हैं उत्तरी गंगा के मैदान की। ये गंगा के उत्तर से लेकर नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। और इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। हाँ, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर भी। इसमें 3 प्रमुख दोआब हैं। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन? बिल्कुल। पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी दोआब और तीसरा कोसी महानंदा दोआब। और इस इलाके की कुछ और भी खासियतें हैं, जैसे दियारा प्रदेश और चौर या मन। जी, चौर या मन असल में गोखुर झीलें होते हैं। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो पुराने रास्ते में पानी जमा हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ अक्सर बाढ़ की विभीषिका भी देखने को मिलती है। हाँ, ये क्षेत्र बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, और अब गंगा के दक्षिण वाले मैदान की बात करते हैं। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा के दक्षिण और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बीच में है। ये उत्तरी मैदान की तुलना में थोड़ा छोटा है। और इसे भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। जी, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। इस क्षेत्र की एक खास विशेषता का जिक्र है, टाल। ये क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प है। नदी के तटबंध से लगे हुए जो दक्षिण की ओर गहरे क्षेत्र होते हैं उन्हें टाल कहा जाता है। अच्छा। नवादा, गया और राजगीर में फैली हैं। जी, और ये बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। और दूसरी हैं विंध्य चट्टानें। हाँ, ये कैमूर और रोहतास में पाई जाती हैं। ये दूसरा सबसे प्राचीन क्षेत्र है। और ये सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि बिहार में उत्तर में पहाड़ हैं, दक्षिण में पठार और बीच में एक विशाल मैदान। जाहिर है इस विविध भौगोलिक संरचना का यहाँ की जलवायु पर भी असर पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिहार की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी प्रकार की कहा जाता है। और अगर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखें तो ये विविधता और भी साफ हो जाती है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG
और दक्षिणी बिहार को AW के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये W, ये कोड सुनने में काफी तकनीकी लगते हैं। अगर इसे आम भाषा में समझें तो इनका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में CWG का मतलब है एक ऐसा मानसूनी मौसम जहां सर्दियां सूखी होती हैं, जो उत्तरी मैदानों के लिए सटीक है। वहीं AW एक तरह से उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को दिखाता है, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। समझ गया। और बिहार में ऋतुओं का चक्र कैसा रहता है? यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुएं अनुभव की जाती हैं। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु। इस दौरान गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। जी, और गया राज्य का सबसे गर्म स्थान है, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 47 डिग्री सेल्सियस। और इसी मौसम में बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात को नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। हाँ, जो अचानक तेज बारिश और हवा लाते हैं। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु, जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक। मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और यहाँ भी हमें भौगोलिक विविधता दिखती है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, 205 सेंटीमीटर, और सबसे कम औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर। और बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। जी, 112 सेंटीमीटर। और फिर आती है शीत ऋतु, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गया सबसे गर्म जिला होने के साथ साथ सबसे ठंडा जिला भी है। ये कैसे संभव है? ये महाद्वीपीयता के कारण है। समुद्र से दूरी ज्यादा होने की वजह से जमीन गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है। अच्छा। और इस मौसम में होने वाली हल्की वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। हाँ, खासकर गेहूं के लिए। और कृषि के दृष्टिकोण से बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भी बांटा गया है। जी, 3 जोन में। जोन 1 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें 13 जिले आते हैं। जोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें 8 जिले हैं। और ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। बिल्कुल। तो यहाँ जूट, धान और चाय की खेती होती होगी। बिल्कुल। और तीसरा है जोन 3 यानी दक्षिणी क्षेत्र। इसे भी आगे जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। हाँ, यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है और गेहूं, दाल, चना प्रमुख फसलें हैं। तो हमने जमीन और मौसम को समझ लिया। अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा की। यहाँ की नदियां यानी अपवाह तंत्र। बिहार की नदियों को उनके स्रोत के आधार पर 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। और मुझे लगता है यहाँ भी उत्तर और दक्षिण की कहानी अलग अलग होगी। बिल्कुल। पहला वर्ग है हिमालयी नदियां। ये सदानीरा होती हैं, यानी इनमें वर्ष भर जल रहता है। और इनका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। जी, ये बड़े डेल्टा बनाती हैं और अक्सर अपना मार्ग बदलती हैं, जैसे गंगा, गंडक और विशेषकर कोसी। और दूसरा वर्ग है पठारी नदियां। ये वर्षा पर आधारित होती हैं, गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। इनका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो ये भी गंगा में ही मिलती हैं? हाँ, और ये छोटे डेल्टा बनाती हैं या सीधा गमन करती हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। चलिए अब कुछ प्रमुख नदियों का विवरण देखते हैं। शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा से करते हैं। नदी है गंगा, उद्गम है गंगोत्री और संगम है बंगाल की खाड़ी। और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर। ये बक्सर के चौसा में बिहार में प्रवेश करती है और पटना जिले में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। अब दूसरी नदियों को देखते हैं। घाघरा। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर से है और ये सारण में गंगा से मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। और इसका एक और नाम सुरयू भी है। जी, और इसकी सहायक नदियां राप्ती और छोटी गंडक है। अगली नदी है गंडक। इसका उद्गम नेपाल में है और ये सोनपुर में गंगा में मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसे नारायणी और शालिग्रामी भी कहते हैं। हाँ, और त्रिवेणी संगम पर इस पर एक बराज भी बनाया गया है। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक की। इसका उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से है और ये खगड़िया में गंगा से मिलती है। और बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर, और ये उत्तर से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका एक और नाम सिखरैना भी है। जी हाँ। अगली नदी है बागमती। इसका उद्गम महाभारत श्रेणी से है और ये सीधे गंगा में नहीं बल्कि कोसी में मिलती है। और बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। 394 किलोमीटर। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी नदी के तट पर है। और अब आते हैं उस नदी पर जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी। नदी है कोसी
उद्गम है नेपाल का गोसाई स्थान और संगम है गंगा में कुर्सेला के पास। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। लेकिन ये बिहार का शोक क्यों कहलाती है? सिर्फ बाढ़ की वजह से? सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि इसकी अविश्वसनीय रूप से बदलती धारा की वजह से। ये हिमालय से भारी मात्रा में गाद लेकर आती है और मैदानों में आकर उसे जमा कर देती है, जिससे इसका अपना ही रास्ता रुक जाता है। बिल्कुल। और फिर पानी को बहने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ता है। इसी वजह से ये नदी पिछले कुछ 100 सालों में बहुत ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है और हर बार तबाही लाती है। वरदान और अभिशाप एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां नदियां जीवन भी देती हैं और सब कुछ छीन भी लेती हैं, जहां की मिट्टी बेहिसाब उपजाऊ है लेकिन उसी पर आपदाओं का साया भी मंडराता है। चलिए इस जटिल तस्वीर को समझने की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो बिहार को आकार देती है, पानी। बिल्कुल। और बिहार में पानी का मतलब सिर्फ गंगा या कोसी नदी नहीं है। इसका मतलब है वो बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स, वो प्रोजेक्ट्स जो 100 साल से भी ज्यादा समय से इस रीजन की किस्मत तय कर रहे हैं। ये इंसान की प्रकृति को कंट्रोल करने की कहानी है। स्रोतों में सबसे पहले सोन परियोजना का जिक्र है, जो 1874 की है, मतलब लगभग 150 साल पुरानी। ये बात अपने आप में हैरान करती है। हाँ, लेकिन जब हम सुनते हैं कि 150 साल पुरानी सोन परियोजना आज भी काम कर रही है, तो मन में ये सवाल भी उठता है, क्या ये वाकई आज के हिसाब से रेलेवेंट है या ये सिर्फ एक पुरानी कम कुशल व्यवस्था है जिसे हम किसी तरह खींच रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोन परियोजना सिर्फ एक बांध और नहरों का नेटवर्क नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इंजन था। इसी की वजह से तत्कालीन शाहाबाद का इलाका, जो आज रोहतास और कैमूर है, बिहार का चावल का कटोरा बना। अच्छा। तो इसकी रेलेवेंस तो आज भी है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी चैलेंजेस होती हैं। पर ये परियोजनाएं उस दौर की सोच को दिखाती हैं कि प्रकृति को बांधकर ही समृद्धि लाई जा सकती है। और इसके बाद गंडक और कोसी परियोजनाएं आईं, जो नेपाल के साथ मिलकर बनाई गईं। हाँ, और यहीं पर कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। गंडक प्रोजेक्ट ने उत्तर पश्चिम बिहार में सिंचाई को बूस्ट किया, लेकिन कोसी, जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, उसने दिखाया कि नदियों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल और कभी-कभी विनाशकारी भी हो सकता है। 1954 में हनुमान नगर में बांध तो बना, लेकिन कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ सिंचाई नहीं, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इकोलॉजिकल चैलेंजेस की भी कहानी कहते हैं। प्रोजेक्ट से हटकर बिहार में प्राकृतिक जल स्रोत भी तो हैं, जैसे झरने और झीलें। बिल्कुल, और यहाँ भी विविधता देखने को मिलती है। नवादा में ककोलत जैसा खूबसूरत झरना है, तो रोहतास में बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गावती जलप्रपात। लेकिन असली खजाना है यहाँ की झीलें, जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। बेगूसराय की कांवड़ झील तो एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार क्यों? स्रोतों में इसे रामसर स्थल और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत इम्प्रेसिव लगता है, पर इसका मतलब क्या है? उनके लिए ऑस्कर जीतने जैसा है। अरे वाह! हाँ, ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है कि ये जगह पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक 5 स्टार होटल की तरह है, जहाँ वो हजारों किलोमीटर की उड़ान के बाद आकर रुकते हैं। अच्छा। और गोखुर झील या ऑक्सबो लेक का मतलब है कि ये कभी एक नदी का हिस्सा थी, जो बाद में नदी से कटकर एक अलग झील बन गई, ठीक गाय के खुर की तरह। कांवड़ झील इसी का एशिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। वाह, ये तो सच में फैसिनेटिंग है। और स्रोतों में गर्म पानी के स्रोतों का भी जिक्र है। राजगीर और मुंगेर में ब्रह्मकुंड को सबसे गर्म बताया गया है। हाँ, ये गर्म जलकुंड बिहार की एक और यूनिक जियोलॉजिकल पहचान है। ये सिर्फ पर्यटन या धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जमीन की सतह के नीचे काफी हलचल है। ये एक तरह से रिमाइंडर है कि ये क्षेत्र जियोलॉजिकली एक्टिव है, जो हमें बाद में भूकंप वाले हिस्से से भी कनेक्ट करेगा। सरीगा, पानी की यही कहानी जमीन पर भी दिखती है। जिस तरह नदियां उत्तर और दक्षिण बिहार को अलग अलग पहचान देती हैं, उसी तरह वे वहां की मिट्टी के कैरेक्टर को भी तय करती हैं। स्रोत कहते हैं कि 90% इलाका जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल से बना है। हाँ, 90% एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असली कहानी इस 90% के अंदर की वैरायटी में है। गंगा नदी बिहार को बीच से 2 हिस्सों में बांटती है,
और इन दोनों हिस्सों की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले उत्तर बिहार की मिट्टी को समझते हैं। यहाँ किस तरह की मिट्टी मिलती है? उत्तर बिहार की मिट्टी को आप नदियों का तोहफा कह सकते हैं। हिमालय से आने वाली नदियां हर साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत लेकर आती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। ये वो इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। तो ये खादर मिट्टी हर साल बाढ़ से नहीं हो जाती है? इसका मतलब क्या ये है कि किसानों को खाद या उर्वरक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या ये उतना सीधा नहीं है? काफी हद तक ये सही है। ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। इसी वजह से ये इलाके धान, जूट, मक्का और गन्ने के लिए जबरदस्त प्रोडक्टिव हैं। ये गहरे भूरे रंग की बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। अच्छा। इसके अलावा उत्तर में नेपाल बॉर्डर से लगे इलाकों में तराई मिट्टी है जो थोड़ी दलदली होती है, और कुछ ऊंचे इलाकों में पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो वो खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो उत्तर बिहार मतलब नदियों का दिया हुआ ताजा उपजाऊ तोहफा। अब गंगा के दक्षिण में चलें तो कहानी कैसे बदलती है? दक्षिण बिहार की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ की सबसे कह सकते हैं जादुई मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी? हाँ, इसे एक प्राकृतिक स्पंज की तरह समझिए। ये गंगा के दक्षिणी किनारे पर बक्सर से भागलपुर तक एक पतली पट्टी में मिलती है। मानसून में ये पानी से लबालब भर जाती है, और जब पानी उतरता है तो ये महीनों तक उस नमी को अपने अंदर पकड़े रहती है। तो मतलब टाल इलाके में रबी की फसल जैसे दालों के लिए इरिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कमाल है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि ये जमीन दालों के लिए सोना उगलती है, बिना किसी अतिरिक्त सिंचाई के। ये प्रकृति के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा दक्षिण में एक और दमदार मिट्टी है जिसे स्थानीय भाषा में करैल केवाल कहते हैं। ये भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन इसकी खासियत है इसकी पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता। मतलब ये मिट्टी भी पानी को किसी स्पंज की तरह पी जाती है? हाँ, लेकिन ये भारी चिकनी मिट्टी होती है। एक बार बारिश हो गई तो ये लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जो इसे खेती के लिए एक तरह से सुपरस्टार बना देती है। सही। और फिर दक्षिण के पठारी किनारों पर लाल पीली या बलथर मिट्टी मिलती है जिसमें आयरन ज्यादा होता है। ये उतनी उपजाऊ नहीं होती, इसलिए यहाँ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी तय करती है कि थाली में क्या आएगा। बिल्कुल। पानी और जमीन की बात हो गई। अब जमीन के ऊपर जो हरी चादर है यानी जंगल, उसकी बात करते हैं। हमारे पास 2021 की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो कहते हैं कि बिहार में वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर सिर्फ 7.84% है। हाँ, और अगर इसमें वृक्षावरण यानी ट्री कवर जो जंगलों के बाहर के पेड़ हैं उसे भी जोड़ दें, जो कि 2.48% है, तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 10.32% पर पहुंचता है। ये राष्ट्रीय औसत और 33% के लक्ष्य से बहुत कम है। लेकिन इन नंबर्स से ज्यादा जरूरी है इनके पीछे की कहानी। और वो कहानी क्या है? कहानी है जबरदस्त असंतुलन की। एक तरफ कैमूर जिला है जहां 31% से ज्यादा जमीन पर जंगल है। ये बिहार का ग्रीन लंग है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण और रोहतास आते हैं। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ शेखपुरा जैसा जिला है जहां फॉरेस्ट कवर लगभग 0 है। ये दिखाता है कि जंगल बिहार में हर जगह नहीं है, बल्कि कुछ पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास नजर आता है। रिपोर्ट कहती है कि 2019 की तुलना में वनीकरण में सबसे ज्यादा वृद्धि बांका जिले में हुई। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कैमूर जिले में हुआ। ये तो बहुत अजीब बात है। एक तरफ हम बांका में पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कैमूर में, जो हमारा सबसे घना जंगल है, वहां नुकसान हो रहा है। नेटमेट हम कहाँ जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक तरफ अपने बगीचे में 10 नए पौधे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके घर के सबसे पुराने, सबसे घने और मजबूत पेड़ को कोई काट रहा है। तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल पॉलिसी मेकर्स के लिए है कि हम नए पेड़ लगाने के साथ साथ अपने सबसे कीमती पुराने जंगलों को बचाने पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कैमूर में नुकसान का मतलब है कि हम अपना कोर एसेट खो रहे हैं। और इन्हीं जंगलों में बिहार के वन्यजीव रहते हैं। यहाँ तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी हैं। हाँ, और इसमें सबसे ऊपर है पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। ये बिहार की शान है।
लेकिन कुछ और भी हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। जैसे भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। ये भारत का पहला सैंक्चुअरी है जो खास तौर पर गंगा की डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। अच्छा। फिर पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि गैंडों के प्रजनन के लिए दुनिया के सबसे सफल केंद्रों में से एक बन गया है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कैमूर अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो हमने उपजाऊ मिट्टी, नदियों और जंगलों की बात की, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यानी अभिशाप वाला हिस्सा अब आता है, प्राकृतिक आपदाएं। स्रोत बताते हैं कि बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा बिहार की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई है। भारत का कुल जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसका 16.5% अकेले बिहार में है। 16.5%? हाँ, आप सोचिए, देश का लगभग हर छठा बाढ़ प्रभावित इंसान बिहार से है। ये मुख्य रूप से उत्तर बिहार की समस्या है, जहां हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ बेहिसाब पानी और गाद लाती हैं। और कहानी का वो डुअलिटी वाला एंगल यहाँ भी है, जहां उत्तर बिहार पानी में डूबता है, वहीं दक्षिण बिहार पानी के लिए तरसता है। बिल्कुल। राज्य का लगभग 20% हिस्सा, जो मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में है, वो सूखे से प्रभावित रहता है। ये एक ही राज्य के भीतर पानी की अधिकता और पानी की कमी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये बिहार की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल चैलेंज है। बाढ़ और सूखे के अलावा एक और अदृश्य खतरा है, भूकंप। हाँ, और इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिहार भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये हिमालयन फॉल्ट लाइन के पास है। इसे 3 जोन में बांटा गया है। जोन वी, जो सबसे खतरनाक माना जाता है, उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे नेपाल से सटे जिले आते हैं। सबसे खतरनाक? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ सबसे डिस्ट्रक्टिव किस्म के भूकंप का खतरा है। और पटना जोन 4 में है, जो भी एक हाई रिस्क जोन है। सिर्फ दक्षिण बिहार के कुछ हिस्से जैसे गया और रोहतास जोन 3 में है, जो तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले हैं। तो खतरा हर जगह है, बस उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई खास पहल हुई है? यहाँ सेंदाई फ्रेमवर्क का जिक्र है, जो सुनने में तो बड़ा हैवी ड्यूटी लगता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? Does it actually help the person whose house gets flooded every year? बहुत जरूरी सवाल है। सेंदाई फ्रेमवर्क असल में आपदाओं से लड़ने का एक ग्लोबल एक्शन प्लान है, और बिहार इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, इसका कोर आइडिया है कि हम आपदा आने के बाद सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू ना करें, बल्कि आपदा आने से पहले ही उसके रिस्क को कम करें। मतलब? कैसे? मतलब बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाना, ताकि लोगों को समय पर खबर मिल जाए। ऐसे घर और सड़कें बनाना जो बाढ़ या भूकंप को झेल सकें। कम्युनिटी को ट्रेन करना कि आपदा के समय क्या करना है। ये माइंडसेट में एक शिफ्ट है, रिएक्शन से प्रो एक्शन की तरफ। और हाँ, ये उस आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश है जिसका घर हर साल डूबता है, ताकि उसका नुकसान कम से कम। की कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि बिहार मूल रूप से एक मैदानी राज्य है। हाँ, जिसका लगभग 96% भूभाग मैदानी है। और ये मैदानी भूगोल सीधे तौर पर यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। बिल्कुल। लगभग 70% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर ही निर्भर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। 70%। और अगर हम जीएसडीपी में इसके योगदान को देखें तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार ये 19.2% था। जी, 19.2%। अब भूमि उपयोग के आंकड़ों पर आते हैं। ये काफी दिलचस्प हैं। शुद्ध बुआई क्षेत्र मतलब नेट सोन एरिया 54.2% है। इसका मतलब है कि आधी से ज्यादा जमीन पर सीधे तौर पर खेती होती है। हाँ। और इसके विपरीत कुल अकृष्य भूमि यानी जिस पर खेती नहीं होती, वो 45.8% है। और सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर है। और फसल सघनता या जिसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं, वो 144% है। 144%। यहाँ पर यह समझना दिलचस्प है कि 144% की फसल सघनता का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक ही खेत पर साल में एक से अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। जी, जो भूमि के बहुत गहन उपयोग को दर्शाता है। चलिए अब फसलों के वर्गीकरण को देखते हैं। स्रोतों में 3 मुख्य फसल मौसमों का उल्लेख है। हाँ, राबी, खरीफ और जायद। पहला है राबी,
जो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है। इसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू और जौ जैसी फसलें शामिल हैं। दूसरा है खरीफ, जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक। ये बेसिकली मॉनसून का मौसम है। अच्छा। और मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। और फिर है जायद, जो अप्रैल मई से जून जुलाई के बीच का एक छोटा मौसम है। जी। इसमें मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग और विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। अब अगर हम प्रमुख फसलों और उनके उत्पादक जिलों पर ध्यान दें तो यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। जैसे चावल यानी धान का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रति हेक्टर उपज वो पश्चिम चंपारण में है। सही। इसी तरह गेहूं के लिए भी सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में ही है, पर सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में दर्ज की गई है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार करता है और उत्पादकता में अररिया सबसे आगे है। और दलहन के मामले में सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादकता जहानाबाद में है। तो ये उत्पादन और उत्पादकता का जो फर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन से जुड़े कुछ और भी आकर्षक तथ्य हैं। जैसे फल उत्पादन में केला सबसे ऊपर है 19.8 लाख टन, और उसके बाद आम 15.5 लाख टन, और फिर अमरूद। और लीची के बारे में तो सब जानते ही हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर की लीची। बिहार का 48% लीची उत्पादन अकेले मुजफ्फरपुर में होता है, जो इसे देश में पहले स्थान पर रखता है। वाह। और गन्ने के उत्पादन में पश्चिम चंपारण का दबदबा है, जहां राज्य का 53% गन्ना पैदा होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज में होता है। और जूट उत्पादन में पूर्णिया सबसे आगे है। जी। और बिहार पश्चिम बंगाल के बाद देश में दूसरे स्थान पर है जूट उत्पादन में। और मखाना, ये तो बिहार की पहचान ही है। बिल्कुल, देश का प्रथम और एकमात्र उत्पादक राज्य। ये बहुत बड़ी बात है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 का आंकड़ा है 17.952 लाख टन था। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बिहार भारत के कुल खाद्यान्न का 6.6% उत्पादन करता है। और इन उपलब्धियों को पहचान भी मिली है। बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। जी, 5 बार। 2011-12 में चावल के लिए, हाँ। 2012-13 में गेहूं के लिए, अच्छा। 2015-16 और 2016-17 दोनों साल मक्का के लिए, यानी लगातार 2 साल मक्का के लिए। हाँ। और फिर 2017-18 में दोबारा गेहूं के लिए। कृषि के विकास को गति देने के लिए कृषि रोड मैप की भी एक श्रृंखला रही है। जी। प्रथम रोड मैप 2008 से 2012 तक था। जी। द्वितीय 2012 से 2017 तक। और तृतीय 2017 से 2022 तक था, जिसे एक वर्ष के लिए 2023 तक बढ़ाया भी गया। जी, उसे 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। और अब चौथा कृषि रोड मैप लागू है, जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा। और इसका मुख्य फोकस है जलवायु अनुकूल कृषि पर, जो कि समय की मांग है। बिल्कुल। और इन सब के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप, जिससे 64% सिंचाई होती है। 64%, मतलब 2/3 निर्भरता नलकूप पर है। इसके अलावा नहर, तालाब और पाइन का भी उपयोग होता है। चलिए, तो अब कृषि से आगे बढ़कर पशुपालन पर बात करते हैं। जी, जो खेती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। और पशुधन में 10% की वृद्धि देखी गई थी। हाँ, ये एक अच्छी ग्रोथ है। उत्पादन के आंकड़े जो 2020-21 के हैं, वो भी काफी प्रभावशाली हैं। दुग्ध उत्पादन 115.01 लाख टन, अंडा उत्पादन 301.32 करोड़, मछली उत्पादन 6.83 लाख टन, और मांस का उत्पादन 3.85 लाख टन रहा। अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो कुछ अग्रणी जिले हैं। जी, इसमें भी एक तरह का क्षेत्रीय वितरण दिखता है। गाय और बैल की सबसे ज्यादा संख्या पूर्णिया में है। और भैंसों के लिए मधुबनी, बकरियों के लिए अररिया, और मुर्गी या बत्तख के लिए कटिहार। ठीक है। अब बिहार के खनिज संसाधनों पर एक नजर डालते हैं। ये एक दिलचस्प कहानी है। बहुत दिलचस्प। खासकर झारखंड के विभाजन के बाद बिहार में मात्र 2 से 3% खनिज ही शेष रह गए। सिर्फ 2 से 3%? जी, और ये मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए, अब एक एक करके प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को देखते हैं। पहला है चूना पत्थर। ये रोहतास की पहाड़ी और कैमूर में मिलता है।
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। इसके बाद है पाइराइट। पाइराइट तो बिहार की एक तरह से मोनोपोली है। ये रोहतास के अमझौर में पाया जाता है। और इसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि भारत के कुल पाइराइट भंडार का 95% बिहार में है। 95%। ये गंधक का स्रोत है और इसका उपयोग उर्वरक और कागज उद्योग में होता है। फिर आता है अभ्रक। ये नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में मिलता है। और यहाँ विश्व का उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जो विद्युत का कुचालक होता है। सोना। इसके उत्पादक क्षेत्र हैं जमुई, जहां करमिटिया इलाका है, मुंगेर और पश्चिम चंपारण। और हाल ही में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता चला है, जो एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। चीनी मिट्टी की बात करें तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर में मिलती है, जिससे बर्तन और विद्युत प्रतिरोधक उपकरण बनाए जाते हैं। क्वार्ट्जाइट मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ियों में, जमुई और गया में मिलता है और इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। और बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, वो भी मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में ही पाया जाता है। और शोरा, ये सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में मिलता है। जी, जिसका उपयोग विस्फोटक यानी बारूद बनाने में होता है। इसके अलावा कुछ और भी खनिज हैं। यूरेनियम गया और नवादा में मिलता है, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। और स्लेट, जो एक सजावटी पत्थर है, वो मुंगेर के खड़गपुर में पाया जाता है। गैलेना बांका में मिलता है और इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों और पेंट उद्योग में होता है। और अंत में पेट्रोलियम की मौजूदगी पश्चिमी चंपारण में बताई गई है। जी, जिसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो इन स्रोतों से बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की एक बहुत व्यापक तस्वीर मिलती है, जिसमें पशुपालन और सीमित लेकिन महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का भी योगदान है। चावल और गेहूं के उत्पादन से लेकर मखाना और लीची में देश में अग्रणी होने तक कृषि यहाँ की रीढ़ है। साथ ही विभाजन के बाद खनिजों की कमी के बावजूद पाइराइट और सोने के नए भंडारों जैसी संभावना है, भविष्य के लिए नए रास्ते खोलती हैं। और चौथे कृषि रोडमैप का जलवायु अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना भी एक बहुत दूरदर्शी कदम है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसके बिना कुछ नहीं चलता, ऊर्जा। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि कुल उत्पादन 6422 मेगावाट था। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो मुझे चौंका रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग यानी हर इंसान औसतन सिर्फ 350 किलोवाट घंटा बिजली इस्तेमाल करता है। हाँ, ये बहुत कम है। इसे समझने के लिए ये भारत के राष्ट्रीय औसत का लगभग कितना होगा, 1/4? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसका मतलब है कि घरेलू जरूरतों के लिए तो शायद बिजली पहुंच रही है, लेकिन ये वो स्तर नहीं है जो एक बड़े औद्योगिक विकास के लिए जरूरी होता है। हाँ, ये दिखाता है कि उद्योग चलाने के लिए या यहाँ तक कि आधुनिक कृषि उपकरण चलाने के लिए भी ऊर्जा की भारी कमी है। हर घर बिजली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये हर फैक्ट्री बिजली से बहुत दूर है। और खपत में भी काफी अंतर है। वही, जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खपत पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में है, तो इससे साफ पता चलता है कि शहरों और गांवों में बिजली की खपत में कितना बड़ा फासला है। ये एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि बिहार में इतनी नदियां हैं, बाढ़ एक सालाना समस्या है, फिर भी जल विद्युत का योगदान इतना कम क्यों है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक कुल 13 परियोजनाएं मिलकर सिर्फ 54.3 मेगावाट बिजली पैदा करती हैं। ये तो मतलब बहुत ही कम है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी कई वजह हैं, जिसमें गाद की समस्या से लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं। अच्छा। इसी वजह से, जैसा कि हमारे स्रोत दिखाते हैं, राज्य अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये निर्भरता बिहार की भौगोलिक स्थिति और जाहिर है झारखंड के कोयला स्रोतों से निकटता को भी दर्शाती है। हाँ, वो तो है। ताप विद्युत केंद्रों की तो एक पूरी फौज नजर आती है। हमारे स्रोतों में पटना के पास बाढ़, औरंगाबाद का नबीनगर, बेगूसराय में बरौनी और मुजफ्फरपुर में कांटी, हाँ, ये सब बड़े प्लांट्स हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बिहार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का दांव पूरी तरह कोयले पे लगाया है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, लेकिन भविष्य की ओर देखें तो एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। नवादा के रजौली में एक परमाणु विद्युत संयंत्र का प्रस्ताव। ओह, ये तो दिलचस्प है। ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन ये ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की एक दूरगामी सोच को दिखाता है।
ये कोयले पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है अगर ये हकीकत में बदलता है तो। और हमें 7 निश्चय 1 योजना का जिक्र नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जो 2015 में शुरू हुई थी। हाँ, और इसी के तहत हर घर बिजली लगातार का लक्ष्य हासिल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तार हर घर तक पहुंच गया और बल्ब जल गया। बिल्कुल, घरेलू स्तर पर बिजली पहुंचाने में ये एक क्रांतिकारी कदम था। उसने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया। सही बात है, लेकिन आर्थिक विकास का इंजन सिर्फ घरों से नहीं चलता, उसे कारखानों से ऊर्जा मिलती है। और यहीं से हम अपने अगले विषय पर आते हैं। अगर आपके पास बिजली है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए उद्योग भी तो होने चाहिए। सही कहा। तो चलिए बात करते हैं उद्योग की। स्रोत साफ कहते हैं कि बिहार में खनिज आधारित उद्योगों की संभावना सीमित है। हाँ, शायद रोहतास के चूना पत्थर को छोड़कर। हाँ, असली ताकत तो कृषि आधारित उद्योगों में है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। चीनी उद्योग इसका सबसे पुराना और सबसे बड़ा उदाहरण है। पहली मिल 1904 में सारण के मरहौरा में लगी थी। 1 सदी से भी ज्यादा पहले। हाँ, ये दिखाता है कि बिहार में कृषि को उद्योग में बदलने की समझ कितनी पुरानी है। आज भी लगभग 10-11 मिलें चल रही हैं। ये राज्य की कृषि प्रधानता को उसकी औद्योगिक ताकत में बदलने का एक जीता जागता खाका है। और ये सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं है। जूट को देखिए। हाँ, जूट उद्योग पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। बिल्कुल, और पूर्णिया के मरांगा में तो एक जूट पार्क भी है। और रेशम, भागलपुर को तो सिल्क सिटी या रेशम सिटी ही कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि वहां मलबरी, तसर और अंडी तीनों तरह के रेशम का उत्पादन होता है। ये तो बहुत खास बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड औद्योगिक मॉडल को दिखाता है। हर चीज एक जगह नहीं है। अच्छा, मतलब अलग अलग इलाकों की अपनी खासियत है। हाँ, तसर रेशम आपको बांका और मुंगेर में मिलेगा, तो अंडी रेशम मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। इसी तरह सीमेंट उद्योग रोहतास के डालमिया नगर और बंजारी में है, क्योंकि वहां चूना पत्थर आसानी से मिल जाता है। मतलब उद्योग वहां लग रहे हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध है। ये तो मंतिकी है एकदम। और इसमें सार्वजनिक उपक्रमों यानी सरकारी कारखानों की भूमिका भी बहुत बड़ी लगती है, खासकर रेलवे की। हाँ, रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। मधेपुरा में रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, सारण के बेला में रेल पहिया कारखाना और मड़ौरा में डीजल इंजन कारखाना। ऐसा लगता है कि भारतीय रेलवे बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा निवेशक है। निश्चित रूप से। बरौनी में उर्वरक और तेल रिफाइनरी के साथ साथ रेलवे के ये कारखाने भारी उद्योग की रीढ़ हैं। ये सब बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा के दायरे में आता है। बियाडा? हाँ, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हाँ, ये एक सरकारी एजेंसी है जिसमें मुख्य काम राज्य में औद्योगिक जमीनें विकसित करना और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ये राज्य भर में इसी काम को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊर्जा के प्लांट हैं, हमारे पास कृषि आधारित और कुछ भारी उद्योग भी हैं, लेकिन किसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ फैक्ट्री और जमीन काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कच्चा माल लाने और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने के लिए रास्ते चाहिए। और यहीं पर परिवहन की भूमिका किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा की तरह हो जाती है। सही कहा। और यहाँ के आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। आप शायद सड़क घनत्व की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ये आंकड़ा सही है? बिहार का सड़क घनत्व मतलब प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 3086 किलोमीटर सड़कें देश में तीसरे नंबर पर है। हाँ, केरल और पश्चिम बंगाल के ठीक बाद। ये तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। मुझे तो लगा था कि यहाँ सड़कें एक बड़ी समस्या होंगी। हाँ, कागज पर ये आंकड़ा बहुत प्रभावशाली लगता है। ये दिखाता है कि गांव तक पहुंच बनाने में काफी काम हुआ है। लेकिन जब हम इन सड़कों की गुणवत्ता, उनकी चौड़ाई और उनके रखरखाव को देखते हैं तो एक दूसरी ही कहानी सामने आती है। उच्च घनत्व का मतलब हमेशा उच्च दक्षता नहीं होता है, खासकर जब आपको एक फैक्ट्री से भारी माल से लदे ट्रक निकालने हो। समझ गए। और इसमें भी एक विषमता है। बहुत ज्यादा। जहां पटना जिले में 500 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहीं शिवहर जैसे जिले में महज 22 किलोमीटर। सिर्फ 22 किलोमीटर? ये असमानता तो वाकई चिंताजनक है। अच्छा, अब रेल परिवहन की बात करते हैं, जिसकी एक लंबी विरासत है। हाँ, 1862 से। पहली लाइन 1862 में ही बिछ गई थी। आज राज्य में लगभग 3800 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय होना भी एक बड़ी रणनीतिक बात है। हाँ, वो एक बड़ा हब है।
और भविष्य की ओर देखें तो पटना मेट्रो पर भी काम चल रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 रखा गया है। रेल और सड़क के अलावा हवाई और जल परिवहन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात। पटना और गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो इसे दुनिया से जोड़ते हैं। और उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। हाँ, उस योजना ने दरभंगा जैसे घरेलू हवाई अड्डों को भी एक नई जिंदगी दी है। इसने उत्तर बिहार के लोगों के लिए दिल्ली मुंबई का सफर बहुत आसान कर दिया है। और अंत में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संभावनाएं छिपी हैं, जल परिवहन। हमारे स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बक्सर से भागलपुर तक बिहार से होकर गुजरता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर वाली बात पर वापस आता है। कैसे? ये जलमार्ग एक बना बनाया हार्डवेयर है, एक सुपर हाईवे है जो पानी पर चलता है। इसमें व्यापार और परिवहन की अपार संभावनाएं हैं जो सड़कों और रेलवे पर बोझ कम कर सकती हैं। सोचिए, भागलपुर का रेशम या उत्तर बिहार की चीनी अगर सीधे नावों और जहाजों के जरिए हल्दिया बंदरगाह तक पहुंच जाएं, तो लागत कितनी कम हो जाएगी? पटना के महेंद्रू घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना इसी क्षमता को विकसित करने की दिशा में एक बिहार की जनगणना 2011 कहानी का की शुरुआत कहां से करें? इसके इतिहास से करते हैं। भारत में जनगणना का सिलसिला काफी पुराना है। पहली बार गिनती हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन वो एक कह सकते हैं अधूरी कोशिश थी। बिल्कुल, एक सिस्टमैटिक मतलब हर 10 साल पे होने वाली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल से। अच्छा। और यहाँ बिहार से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये है कि जब 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, हाँ, तो उसकी अपनी अलग जनगणना पहली बार 1941 में हुई। ये एक तरह से बिहार की अपनी पहचान की गिनती थी। और जिस जनगणना की हम आज बात कर रहे हैं, यानी 2011 की, वो आजाद भारत की 7वीं और कुल मिलाकर 15वीं जनगणना थी। इसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। और इसका एक आदर्श वाक्य भी था जो याद रखना जरूरी है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत खूब, क्योंकि यही आंकड़े हमें बताते हैं कि हम कहाँ हैं और भविष्य के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी हैं। जी। तो चलिए अब सीधे बिहार के 2011 के रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं। उस साल बिहार की कुल आबादी कितनी थी? उस वक्त कुल आबादी थी 10,40,99,452। 10,40,00,000। ये संख्या तो अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, ये पूरे भारत की आबादी का लगभग 8.5% है, मतलब 8.58%। और इस हिसाब से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन गया था। जी, तीसरा। ठीक है, तो ये तो हुई कुल आबादी की बात। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इन आंकड़ों की तुलना पूरे भारत के आंकड़ों से करते हैं। बिल्कुल, यहीं से बिहार की अपनी खास तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो चलिए इसी तुलना से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो नजर आता है वो है ग्रामीण और शहरी आबादी का। 2011 में बिहार की लगभग 89% आबादी गांव में रहती थी। 89%? 88.7%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा क्या था? राष्ट्रीय औसत करीब 69% था, 68.8%। अच्छा। मतलब जहां पूरा देश धीरे धीरे शहरी हो रहा था, वहीं बिहार अपनी आत्मा से एक ग्रामीण राज्य बना हुआ था। बिहार में शहरी आबादी सिर्फ 11.3% थी, जबकि भारत में ये 31% से ज्यादा थी। तो ये आंकड़े मिलकर एक कहानी बताते हैं कि बिहार दिल से एक गांव है। सही। इसका मतलब है कि राज्य की नीतियां, रोजगार और विकास सब कुछ इसी ग्रामीण हकीकत से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, जनसंख्या वृद्धि दर। हाँ, और ये काफी चिंताजनक आंकड़ा है। 2001 से 2011 के बीच बिहार की आबादी 25.42% की रफ्तार से बढ़ी। 25.42%? ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। जी, राष्ट्रीय औसत तो सिर्फ 17.7% था। 25% की दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि हर 10 साल में बिहार की आबादी 1/4 बढ़ जाती है। बिल्कुल। जरा सोचिए कि हर 10 साल में राज्य को 1/4 ज्यादा स्कूल, अस्पताल और नौकरियों का इंतजाम करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी से जुड़ा हुआ है जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा, है ना? हाँ, बिल्कुल। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। 1106? हाँ। और राष्ट्रीय औसत? राष्ट्रीय औसत सिर्फ 382 है।
मतलब बिहार में जमीन पर दबाव भारत के किसी भी दूसरे बड़े राज्य से कहीं ज्यादा है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी, जो राष्ट्रीय औसत यानी 943 से कम है। ये एक चिंता की बात है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसी में एक चौंकाने वाली और सकारात्मक बात भी छिपी है। अच्छा, वो क्या है? वो है बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात। ओके। इस मामले में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर थी। बिहार में ये आंकड़ा 935 था, जबकि पूरे भारत का औसत 919 था। ये तो काफी हैरान करने वाली बात है। जहां ज्यादातर मामलों में बिहार के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कम है, वहीं इस एक मामले में स्थिति बेहतर क्यों है? इसका कोई खास सामाजिक कारण हो सकता है? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिन पर समाजशास्त्रियों को और अध्ययन करना होगा। लेकिन ये दिखाता है कि तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं होती। कहीं चुनौतियां हैं तो कहीं उम्मीद की किरणें भी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आयु समूह। बिहार को युवा राज्य क्यों कहा जाता है, ये आंकड़े साफ बताते हैं। सही कहा। बिहार की 40% से ज्यादा आबादी, 40.2%, 0 से 14 साल की उम्र की थी। 40%? जी। और राष्ट्रीय औसत? राष्ट्रीय औसत करीब 31% था, 30.9%। और जो कामकाजी उम्र है, यानी 15 से 59 साल, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। तो इसका मतलब है कि बिहार के पास एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा शक्ति है। बिल्कुल। अगर इस शक्ति को सही दिशा दी जाए तो ये राज्य को बहुत आगे ले जा सकती है। लेकिन इस युवा शक्ति को दिशा देने के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, और साक्षरता के आंकड़े बिहार की सबसे बड़ी चुनौती को सामने लाते हैं। दुर्भाग्य से ये सच है। 2011 में बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% थी, जो देश में सबसे कम थी। और राष्ट्रीय औसत 73% था। जी। महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी कम, सिर्फ 51.5% थी। जब हम कहते हैं कि बिहार में महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.5% है, तो इसका मतलब है कि राज्य की लगभग आधी महिलाएं अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकती। बिल्कुल। और इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, बच्चों की परवरिश और परिवार की आमदनी पर पड़ता है। लेकिन यहाँ भी एक सकारात्मक पहलू है, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, वो ये कि 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि के मामले में बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस दशक में बिहार की साक्षरता दर में लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई। 17.9%। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी सिर्फ 11% के आसपास थी, मतलब 10.9%। तो इससे पता चलता है कि कोशिशें हो रही हैं और उनके नतीजे भी आ रहे हैं, भले ही मंजिल अभी दूर हो। तो हमने देखा कि पूरे राज्य के तौर पर बिहार की आबादी घनी है, ग्रामीण है, तेजी से बढ़ रही है और साक्षरता में पीछे है। जी। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम जिलों के अंदर झांकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर ही कई अलग अलग बिहार बसते हैं। आपने बहुत सही कहा। जिलों के आंकड़े राज्य के भीतर की असमानता को दिखाते हैं। चलिए क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण सबसे बड़े जिले हैं। वहीं शिवहर, अरवल और शेखपुरा सबसे छोटे हैं। ये तो हुई जमीन की बात। अब इस पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। आबादी के मामले में जाहिर है राजधानी पटना सबसे आगे है। हाँ, जहां लगभग 58.4 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। और सबसे कम आबादी वाले जिले? सबसे कम है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा में बस 6.4 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि आबादी से ज्यादा जरूरी है आबादी बढ़ने की रफ्तार। बिल्कुल। और यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ मधेपुरा जैसा जिला है जिसकी आबादी 10 साल में 31.1% से भी ज्यादा बढ़ गई। 31%? हाँ। किशनगंज और अररिया भी लगभग इसी रफ्तार से बढ़े। वहीं दूसरी तरफ अरवल, गोपालगंज और दरभंगा, जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत के करीब थी। ये दिखाता है कि जनसंख्या का दबाव पूरे राज्य में एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। और लिंगानुपात के मामले में तो कहानी और भी अलग है। एक तरफ गोपालगंज है जो एक मिसाल है। वहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ये शानदार है। जी। सिवान और सारण भी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो मुंगेर की तस्वीर काफी निराशाजनक है। वहां क्या आंकड़ा है? वहां ये आंकड़ा सिर्फ 876 है। भागलपुर और खगड़िया की स्थिति भी अच्छी नहीं है। एक ही राज्य के 2 जिलों गोपालगंज और मुंगेर, इतना बड़ा अंतर, ये गहरा सामाजिक सवाल है। हाँ, ये तो है।
चलिए अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, जनसंख्या घनत्व। हाँ, और यहाँ बिहार के अंदर ही कई अलग अलग बिहार दिखते हैं। एक तरफ शिवहर है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं, 1880। ये तो मुंबई या दिल्ली जैसा घनत्व है। और दूसरी तरफ है कैमूर का विशाल पहाड़ी इलाका, जहाँ उतने ही एरिया में सिर्फ 488 लोग रहते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। इसकी वजह काफी हद तक भूगोल है ना। शिवहर एक छोटा मैदानी और उपजाऊ जिला है, तो आबादी बहुत घनी है। और वही कैमूर का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और जंगली है, तो वहां बसावट कम है। लेकिन ये आंकड़ा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। सही कहा, शिवहर में कम जगह में ज्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल है, तो कैमूर में दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचना। और यही असमानता शहरीकरण में भी दिखती है। पटना जाहिर तौर पर सबसे शहरी जिला है, जहां 43.1% आबादी शहरों में रहती है। और सबसे कम शहरीकरण वाले जिले? वो हैं समस्तीपुर और बांका। वहां सिर्फ 3.5% लोग शहरों में रहते हैं। बस 3.5%? जी, ये दिखाता है कि विकास और रोजगार के अवसर कुछ ही केंद्रों में सिमटे हुए हैं। अब वापस साक्षरता पर आते हैं, क्योंकि जिलों के बीच का फर्क यहीं सबसे ज्यादा दुखद और स्पष्ट दिखता है। हाँ, एक तरफ रोहतास है, जिसकी साक्षरता दर 73.4% है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। पटना और भोजपुर भी बेहतर स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ है पूर्णिया, जहां की साक्षरता दर सिर्फ 51.1% है। सीतामढ़ी और कटिहार की हालत भी लगभग वैसी ही है। रोहतास और पूर्णिया के बीच ये 22% का फासला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अवसरों का फासला है, भविष्य का फासला है। क्या इसमें कोई भौगोलिक पैटर्न भी दिखता है? इसमें एक बहुत साफ पैटर्न है। ज्यादातर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले जैसे रोहतास, पटना, भोजपुर, ये सब गंगा के दक्षिण में हैं। अच्छा। ये इलाका ऐतिहासिक रूप से ज्यादा स्थिर और संपन्न रहा है। वहीं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार जैसे कम साक्षरता वाले जिले उत्तर में हैं, सीमांचल के इलाके में। ये तो वही क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ की तबाही झेलता है। बिल्कुल। जब हर साल लोगों के सामने घर और जान बचाने की चुनौती हो, तो पढ़ाई लिखाई प्राथमिकता में पीछे छूट ही जाती है। और ये अंतर महिलाओं की साक्षरता में और भी ज्यादा गहरा हो जाता होगा। हाँ, रोहतास में जहां 63% महिलाएं साक्षर हैं, वहीं सहरसा में यह आंकड़ा सिर्फ 41.7% पर सिमट जाता है। अंत में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के वितरण को भी देखना जरूरी है। ठीक है। गया, नवादा और औरंगाबाद जैसे दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। गया में तो ये 30.39% से भी ऊपर है। और सबसे कम प्रतिशत किशनगंज, कटिहार जैसे सीमांचल के जिलों में है। और अनुसूचित जनजाति की आबादी मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के तराई वाले इलाकों और दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों जैसे कटिहार और जमुई में केंद्रित है। बाकी बिहार में उनकी उपस्थिति न के बराबर है। तो इन सब आंकड़ों का, इन तमाम नंबरों का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें 2011 के बिहार को कुछ शब्दों में बयां करना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 2011 का बिहार एक विरोधाभासों का राज्य था। एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी बहुत घनी और बहुत युवा है, जो एक बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन तो चलिए शुरुआत बिहार के इकलौते राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। जी, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है और ये तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। हाँ, और यही इसकी पहली खासियत है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ बाघों यानी पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के संरक्षण पर खास ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी। जी। इन दोनों दर्जों में कोई खास फर्क होता है क्या? मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसे कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेशनल पार्क एक व्यापक शब्द है, जहां पूरे इकोसिस्टम को, मतलब सभी तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। वहीं टाइगर रिजर्व एक विशेष दर्जा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दिया जाता है, जहां संरक्षण का मुख्य केंद्र बाघ होता है। अच्छा, तो वाल्मीकि को ये दोनों दर्जे हासिल हैं, जो इसे बिहार का क्राउन जूल यानी सिरमौर बनाता है। समझ गई। तो इसकी स्थापना का सफर कैसा रहा? मुझे लगता है तारीखें एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी होंगी। बिल्कुल जरूरी है। इसकी कहानी 1978 से शुरू होती है। 1978? जी, जब इसे एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था। फिर आया 1990 का साल, जो भारत में संरक्षण के लिए एक बड़ा मोड़ था।
इसी साल इसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों घोषित किया गया। 1990 में। हाँ, और फिर 11 मार्च 1994 को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई। ठीक है। तो एक टाइगर रिजर्व तो हमारे पास वाल्मीकि हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि कैमूर को लेकर भी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। क्या उसे भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है? हाँ, और ये बिहार के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो कैमूर जिले में है, उसे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल चुकी है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो कैमूर अभयारण्य की और क्या खासियतें हैं? कैमूर की स्थापना 1979 में हुई थी। 1979। जी, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो सोन नदी के किनारे बसा है। ये बिहार का सबसे बड़ा है? हाँ, और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इसे NTCA से मंजूरी मिल चुकी है। NTCA जी, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भारत में बाघों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है, और कैमूर को उनसे हरी झंडी मिल चुकी है। बहुत बढ़िया। तो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य तो कैमूर हो गया, लेकिन कुछ अभयारण्य अपने आकार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुंगेर का भीम बांध। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भीम बांध, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 1976? हाँ, वो तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और मगरमच्छ जैसे जीवों का घर तो है ही, लेकिन इसकी असली पहचान है यहाँ मिलने वाले गर्म पानी के झरने। गर्म पानी के झरने? मतलब जंगल के बीच में? जी बिल्कुल, जैसे सीता कुंड और ऋषि कुंड। अच्छा, ये इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। अब कुछ और अभयारण्यों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे पंत वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, ये राजगीर नालंदा जिले में है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है। और यहाँ कौन सी जीव जंतु मिलते हैं? यहाँ आपको भेड़, भालू, बंदर और गाय जैसे जानवर मिल जाएंगे। अगला है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। ये गया में है। गया में? जी, और इसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी, भीम बांध वाले साल में। अच्छा, 1976 में ही? हाँ, और यहाँ तेंदुआ, चीता, सांभर और हिरन पाए जाते हैं। फिर आता है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण? जी, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और यहाँ भी चीता, सांभर, हिरण और भालू जैसे जीव हैं। उदयपुर अभयारण्य के बारे में एक खास बात है शायद। बिल्कुल है। उदयपुर अभयारण्य के अंदर उदयपुर झील है, और हाल ही में 2025 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। अच्छा, 2025 में? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं रजौली वन्यजीव अभयारण्य पर। ये नवादा में है। नवादा? जी, यहाँ भालू, लकड़बग्घा और सांभर जैसे जानवर पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो तकनीकी रूप से तो एक जैविक उद्यान है, लेकिन संरक्षण में इसका काम बहुत बड़ा है। संजय गांधी जैविक उद्यान। हाँ, यानी पटना जू। पटना जू। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969? जी, और पटना जू की विश्व स्तर पर एक खास पहचान है। हाँ, मैंने भी ये फैक्ट पढ़ा और मैं हैरान रह गई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। कमाल है। तो जंगलों से निकलकर अब हम बिहार के आसमान की ओर देखते हैं, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। अब बात करते हैं बिहार के पक्षी विहारों की। और यहाँ बिहार का खजाना और भी समृद्ध है। सबसे पहले बरेला झील, सलीम अली, जुब्बा साहिनी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, ये नाम इतना लंबा क्यों है? हाँ, ये वैशाली में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 1997? जी, और यहाँ कोयल, गौरैया, भालू, हिरण और सबसे जरूरी कई प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। ये दरभंगा में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, 1994। और इसका मुख्य तथ्य यह है कि ये उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत वो खास मेहमान है जो हर साल सर्दियों में आते हैं, साइबेरियन क्रेन। बिल्कुल, हर साल अक्टूबर में यहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं, हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर। अब चलते हैं जमुई, जहाँ हाल ही में संरक्षण की दुनिया में एक बड़ी हलचल हुई है। यहाँ नागी डैम और नकटी डैम नाम की 2 जगहें हैं। हाँ, और ये दोनों ही बिहार के लिए हाल की सबसे बड़ी संरक्षण सफलताओं में से एक हैं।
नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी विहार दोनों जमुई में हैं। और इनकी स्थापना? दोनों की स्थापना एक ही साल में हुई थी, 1987 में। 1987। जी। और यहाँ आपको कोयल, मैना, तोता, गौरैया जैसे पक्षी मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है इनका विशेष दर्जा। हाँ। साल 2024 इनके लिए ऐतिहासिक बन गया जब इन दोनों को, नागी डैम और नकटी डैम, दोनों को एक साथ रामसर साइट का दर्जा दिया गया। एक ही जिले के 2 स्थलों को एक साथ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व की। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये कटिहार में है, गोगाबिल झील पर। और इसका खास तथ्य यही है कि ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व एरिया है। जी बिल्कुल, ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र है। और इसे कुछ और दर्जे भी मिले हैं। हाँ, इसे 2004 में IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया था। IBA। और नवंबर 2025 में इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो बिहार में अब कई रामसर साइट्स हो गई हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार का पहला वेटलैंड जिसे ये सम्मान मिला वो है बेगूसराय की कावड़ झील। कावड़ झील? जी, कावड़ झील पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 1989? और साल 2020 में इसे बिहार की पहली रामसर साइट घोषित किया गया। अच्छा, 2020 में? हाँ, और ये भारत का 39वां रामसर साइट बना। 39वां? ये याद रखना होगा। जी, और कावड़ झील की एक और बहुत बड़ी भौगोलिक पहचान है, गोखुर झील। बिल्कुल, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक गोखुर झील है। हमने जमीन और आसमान की बात कर ली, अब बिहार की नदियों के दिल में उतरते हैं। यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी रहता है। आप बात कर रहे हैं विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य की। जी। ये भागलपुर में गंगा नदी के किनारे है और इसे 1990-91 में बनाया गया था। ठीक है, 1990-91। और डॉल्फिन से जुड़े कुछ तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि? राष्ट्रीय दर्जा। हाँ, डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2009 में? जी। और इसका एक और नाम है सूस। सूस? वो क्यों? क्योंकि जब ये सांस लेती हैं तो एक सूस जैसी ही आवाज होती है। अच्छा। और एक बहुत ही रोचक बात ये है कि गंगा डॉल्फिन अंधी होती हैं। अंधी होती हैं? फिर ये शिकार किसे करती हैं? ये इकोलोकेशन का उपयोग करती हैं, मतलब पराश्रव्य तरंगों का। अविश्वसनीय। ये स्तनधारी जीव हैं, मछलियां नहीं, इसीलिए सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती हैं। और डॉल्फिन संरक्षण को लेकर क्या-क्या काम हो रहा है? पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है और हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड डॉल्फिन डे मनाया जाता है। जनसंख्या के मामले में इनकी क्या स्थिति है? भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है और बिहार का स्थान दूसरा है। और वो कौन शख्स है जिन्हें भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा। उन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो आज हमने बिहार के सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों और पक्षी विहारों को विस्तार से जाना। हमने उनकी स्थापना वर्ष,